नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे 3 स्टेटमेंट्स की। एक राहुल गांधी, जो उन्होंने इंडियन स्टेट को लेकर के एक बात कही, भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट को लेकर के एक बात कही। दूसरी मोहन भागवत जी के बारे में, जहां पर मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारी असली आजादी जो है तो अ, राम मंदिर के बनने के बाद मिली। और तीसरा स्टेटमेंट जो है उसके बारे में कि जयप्रकाश नारायण के 24 जून या 25 जून 1975 को दिए हुए 24 जून 1975 को दिए हुए भाषण के खिलाफ। तो ये तीन के बारे में, इन तीन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहन भागवत जी के भाषण के बारे में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं तो मोहन भागवत जी जो है तो इंदौर में एक कार्यक्रम में, जहां पर चंपत राय जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनको सम्मानित किया गया राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार से। तो वहां पर बोलते हुए मोहन भागवत जी ने कहा, सच्ची स्वतंत्रता उस दिन आई जब भारत ने अयोध्या में भगवान राम मत का मंदिर बनाने का अधिकार प्राप्त किया। यह वह क्षण था जब हमने वास्तव में अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से प्राप्त किया। अंग्रेजों से मिली आजादी ने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दी, लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता का वास्तविक प्रतीक राम मंदिर का पुनर्निर्माण है, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसके बाद जो है तो राहुल गांधी ने इस बयान को क्रिटिसाइज किया और कहा कि मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनकी बात दिखाता है, और इस तरीके की बात कही कि उन्होंने सीधे सीधे जो है तो आजादी के आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। मतलब उसको, उसकी जो महिमा है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे कम करने का प्रयास किया मोहन भागवत जी ने। उसी समय पे 15 जनवरी 2025, जबकि कांग्रेस का नया मुख्यालय इंदिरा भवन जिसका उद्घाटन हुआ, वहां पर बोलते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जहां पे उन्होंने कहा, द बीजेपी एंड आरएसएस हैव कैप्चर्ड एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन एंड वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। ऐसा उन्होंने कहा जब उनके नए कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर, नए मुख्यालय का उद्घाटन समारोह था। तो वहां पर उन्होंने ऐसा कहा। अब बात करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले, क्योंकि मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया, तो हम सबसे पहले उसी की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। एक बात है जिसकी सभी लोग ध्यान रखते हैं कि आरएसएस जिसकी स्थापना 1925 में हो गई थी और भारत को आजादी 1947 में मिली, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चालू हुआ, जो कि एक तरीके से आजादी के आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक माना जाता है। उन 17 वर्षों में कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से कभी भी जो है तो भारत की आजादी के आंदोलन के में पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट 1930-31 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, बेसिकली नॉन कॉपरेशन, एक तरीके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, उस समय पे तो जो डॉक्टर हेडगेवार थे, उन्होंने आरएसएस के प्रमुख का पद छोड़ करके जो है तो जंगल सत्याग्रह किया। जंगल सत्याग्रह की वजह से वो कुछ दिनों तक जेल रहे, लेकिन उन्होंने आरएसएस के उस समय पे त्याग दिया था और 1 साल के लिए वो जेल रहे थे। और उससे पहले भी जब गांधी जी ने 1921 में आंदोलन किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे भी डॉक्टर हेडगेवार, जो उस समय कांग्रेस के सदस्य थे, वो भी उस समय पे जेल गए थे। तो अगर इन दो डॉक्टर हेडगेवार की बात छोड़ दी जाए तो इस जगह पर किसी भी और तरीके से मुझे ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिलते कि संघ का किसी भी तरीके से भारत की आजादी में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन था। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था तो इसलिए जो है तो डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश की जा सकती है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। क्योंकि भारत 1925 से लेकर के 1947 तक, जब भारत का आजादी मिली, तब तक किसी भी तरीके से आरएसएस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था भारत आजादी में या फिर स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के।
मैं यहाँ पर हिंदू महासभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आरएसएस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से हिंदू महासभा एक अलग संगठन है और आरएसएस एक अलग संगठन है। अब यहाँ पर एक और बात कही जाती है कि क्योंकि इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था और ये अपने आप को एक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, तो इन्होंने कभी भी हमेशा प्रयास किया कि डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं भारत के जो भी स्वतंत्रता संग्राम था उसको। ऐसा आरोप लगाया जाता है कांग्रेस की तरफ से या लेफ्ट पार्टियों की तरफ से। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं इसके विषय में। अब हमारा काम नहीं है इसका इसका विश्लेषण करना कि आरएसएस ऐसा मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि आरएसएस एक बहुत ही सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप कभी कुछ नहीं जान सकते। इसके कौन मेंबर हैं, कौन नहीं है, कौन क्या करता है, कि इससे आप अगर बात करेंगे तो अगर इनके 4,000, 5,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जितने भी सदस्य हों, पता नहीं कौन है, सरकारी तंत्र में है नहीं है, स्कूलों में है नहीं है, कॉलेज में है नहीं है, कोई नहीं जानता, क्योंकि इनका कोई भी इस तरीके का रजिस्टर नहीं होता जहां पर आप ये चेक कर सके कि कौन कौन आरएसएस का सदस्य है। एक बात तो ये हो गई। अब आते हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे। राहुल गांधी ने मोहन भागवत जी के बयान को काफी क्रिटिसाइज किया और कहा कि मोहन भागवत जी जो है तो आजादी के आंदोलन और जिन लोगों ने अपनी शहादत दी या कई सालों तक 10-10 साल, 20-20 साल जेल में रहे, उनकी शहादत और उनके कुर्बानियों को जो है तो डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया है मोहन भागवत जी ने। और यही प्रयास जो है तो आरएसएस हमेशा से करता आ रहा है, क्योंकि आरएसएस का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है भारत की आजादी के आंदोलन में, ऐसा उनका कहना है। और ये लोग हमेशा से संविधान और भारतीय झंडे के खिलाफ रहे हैं। भारत के झंडे को इन्होंने ये भी कहा कि ये जो है तो अपशगुन है, 3 रंगों का है, ऐसा वैसा, संविधान की कॉपियां जलाई गई और बहुत सारे इस तरीके के काम हुए। तो ये पूरी बात जो है तो राहुल गांधी कह रहे थे, और इसी कहते कहते उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भारत बीजेपी सिर्फ आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, अब बीजेपी और आरएसएस जिन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है, तो ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं, अब इंडियन स्टेट से हो गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। हम बिल्कुल कहते हैं कि गलत स्टेटमेंट है जो उन्हें शायद नहीं देना चाहिए था। शायद उनका कहना स्टेट मशीनरी होगा होगा लेकिन अगर उनके स्टेटमेंट की फेस वैल्यू पे जाए तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और उन्हें ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। क्योंकि इंडियन स्टेट की बात करते हैं तो इंडियन स्टेट का मतलब इंडियन स्टेट का पार्ट तो वो खुद भी है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। ठीक है, और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा में एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इंडियन स्टेट का हिस्सा वो खुद है। कर्नाटका में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उसकी सरकार है, वो भी इंडियन स्टेट है। तो एक तरीके से इंडियन स्टेट का हिस्सा है, बेसिकली मशीनरी, स्टेट मशीनरी की अगर बात कर रहे हैं तो स्टेट का वो हिस्सा है। वो सारे स्टेट मशीनरीज की बात करें, समझ में आती है। आप कह सकते हैं कि ईडी पे कब्जा हो गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो गया है, भर्तियों पे कब्जा हो गया, लेटरल एंट्रीज हो चुकी है, इस तरीके की बात आप कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। जयप्रकाश नारायण जी का एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने दिया था। अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये, सबसे पहले बता दो कि साल था 1975, जून 25 की बात है। रामलीला मैदान में उन्होंने वो स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने चीफ जस्टिस एएन राय से भी ये कहा कि वो इंदिरा गांधी की जो इलेक्शन अपील है उसको ना सुने। ठीक है, और उन्होंने यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आई अपील टू द पुलिस, आर्मी एंड सिविल सर्वेंट्स to refuse to carry out orders that are against the constitution and against the nation's welfare। अब एक इसको भी आप अगर देखें तो ये भी एक तरीके का स्टेट मशीनरी के खिलाफ की कहा जा सकता है। उन्होंने इंडियन स्टेट का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आप पुलिस, आर्मी और इंडियन सिविल सर्विस को भारतीय राज्य में या राज्य व्यवस्था में जो पार्टी उसको चला रही है उसकी बात मानने से मना करते हैं, तो ये भी एक तरीके से गलत माना जा सकता है। लेकिन हम जेपी को लोकनायक जेपी बोलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है और एक बहुत ही महान व्यक्ति माने जाते हैं। हम भी ये मानते हैं कि वो बहुत ही महान व्यक्ति थे और सबसे बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया जिसकी वजह से पहली गैर कांग्रेसी सरकार देश में स्थापित हुई। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं।
तीनों स्टेटमेंट्स में जो है, तो सबसे अगर मुझे कोई भी तीनों स्टेटमेंट्स में मुझे जयप्रकाश नारायण और राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स में हो सकता है कि शब्दों की के चयन की बात हो सकती है, लेकिन जब भी देश की आजादी की बात होती है, तो आप कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, उनकी भी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देश की जो आजादी का 15 अगस्त 1947 का है, उसके लिए इनके मन में कितना सम्मान है या नहीं है। दूसरी बात कि उससे एक दिन पहले ये अब वो पार्टीशन का एक दिवस दिवस मनाने लगे हैं, विभीषिका दिवस कुछ तो बात कहते हैं उसको। 14 अगस्त को कुछ मनाने लगे हैं ये देश के लिए और देश के नाम पर, और तो बेसिकली पार्टीशन को का दुख मनाने के लिए। बिल्कुल बहुत ही बुरा समय था पार्टीशन का, तो उसका मनाने के लिए वो 14 अगस्त को उन्होंने किया है। और दूसरी अगर बात की जाए तो अ, अभी कुछ दिनों पहले कंगना रनावत जो इनकी सांसद हैं मंडी से, मंडी हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि देश को असली आजादी जो है तो साल 2014 के बाद मिली। अब समझ में थोड़ा सा आरएसएस और बीजेपी को डिसाइड कर लेना चाहिए कि असली आजादी कब मिली, आजादी मिली नहीं मिली, आजादी थी भी नहीं थी, क्या था। अगर देश 5,000 वर्ष पुराना है या उससे भी पुराना है, सनातनी देश है, तो फिर आजादी की बात ही कहाँ होगी। अलग अलग शासन थे, अलग अलग लोग शासन किया करते थे। राजाओं का शासन था, मुगलों का शासन आ गया, बौद्धों का शासन था, जैन जैन धर्म के लोगों का शासन था, फिर अंग्रेजों का, क्रिश्चियंस का शासन हुआ, यही कहना चाहिए। अंग्रेज क्यों बोले हम तरह, क्रिश्चियंस का शासन था, और फिर उसके बाद जो है तो अब हम डेमोक्रेसी में 1947 के बाद हैं। इस तरीके की बात कही जा सकती है। तो बेसिकली जो है पूरा का पूरा नैरेटिव समझ में नहीं आता है कि किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण और राहुल गांधी का स्टेटमेंट मुझे काफी एक जैसा सिमिलर लगता है। आरएसएस के विषय में ज्यादा मैं जानकारी मेरे को है नहीं, क्योंकि आरएसएस जो कि आप जानते हैं कि किस तरीके का एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। कोई नहीं जानता है कि वो किस तरीके से काम करता है, कहाँ काम करता है, उसके लोग कहाँ हैं, कौन से इवेंट्स करवाते हैं, और उनके प्रचारक कौन होते हैं, जानकारी हमें है नहीं। तो ज्यादा इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, और अपनी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी तक के लिए धन्यवाद।